अभी हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में। हमारे सामने मौजूद हैं दिनेश जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता। हमारे बगल में बैठे हुए हैं महेश जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, जो विगत कई वर्षों से वकालत के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और गरीब लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। आइए हम दिनेश जी से जानते हैं आज के ज्वलंत मुद्दे पर्यावरण से संबंधित हैं। दिनेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। एक चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं कि पर्यावरण जैसे गंगा नदी की सफाई, क्या गंगा नदी की सफाई से संबंधित विषय को हम सीधे उच्चतम न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, या हमें पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाना होगा, उसके बाद उच्च न्यायालय में जाना होगा, उसके बाद फिर हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं? देखिए मेरे प्यारे दोस्त अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री ज्ञान रंजन मिश्रा जी, मैं आपको इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी एक बात कह के शुरू करूँगा कि आसमां उड़ने के लिए तो बहुत है, आसमां उड़ने के लिए तो बहुत है दोस्तों, लेकिन रहने के लिए ज़मीन और जल सीमित है। इसको बचा लो अपनी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस धरोहर को आप संरक्षित कर दो। तो धन्यवाद, आपने एक सवाल मुझसे किया कानूनी पहलू को जानने के लिए, और बहुत ज़रूरी है इस विषय में बातचीत करना, आज की पीढ़ी को बताना, उसके लिए जागरूक करना। अगर आप माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में या माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में, या नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें अगर आप अपनी याचिका लगाना चाहते हैं, और मुद्दा ये है कि हमारी धरती और पानी जो हम कैसे संरक्षित करें, हालांकि धरती का हमारा विषय नहीं है, लेकिन धरती के विषय में भी अगर देखें तो हमारी ज़मीन जंगल सब उजाड़े जा रहे हैं, और ज़मीनों का ज्वलंत मुद्दा, और ज़मीनों को हर एक रीति से बस जो है व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करना, और पेड़ों को भी व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करना। इस्तेमाल तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो पानी है उसको भी हम संरक्षित नहीं कर रहे हैं, जो हमारी तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं से हर चीज़ को हमको फ़ायदा पहुंचाता है। इसमें ये कहना है कि आप देखेंगे जो क्षेत्राधिकार होता है किसी भी अधिकारी का, चाहे वो न्यायालय का अधिकारी हो या आर्टिकल 12 का अधिकारी हो, तो इसमें क्या होता है कि जो जिसकी जो लिमिटेशन होती है, जो बाउंड्री होती है, जैसे आपने गंगा के बारे में सवाल किया, गंगा रिवर की बात ये है कि उसकी ज़्यादातर जो बड़े बड़े शहर है वो यहाँ उत्तर प्रदेश में है, तो ये देखा जाता है कि उसका जो जुरिडिक्शन है वो कहाँ है, उसका जुरिडिक्शन जो एरिया है। अब देखिए जैसे कानपुर में बहुत गंदी नदी होती है, फिर उसके बाद आपके यहाँ इलाहाबाद में आता है, प्रयागराज में, उसके बाद जो है फिर आप देखेंगे फिर वाराणसी में चले जाते हैं। तो इन तीनों जगहों पर अगर आप गंगा की स्थिति को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदे पानी शहरों के और तमाम प्रकार की जो केमिकल है, जो रसायन पदार्थ है वो इसमें छोड़े जा रहे हैं। तो इसमें ये मेरा कहना है कि आप अगर इसमें याचिका लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देना है, जो उस एरिया में अधिकारी हैं, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या क्योंकि वो आपके ओवरऑल एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होते हैं, हर चीज़ों को देख सकते हैं। उसके द्वारा अगर आपको वहाँ कोई लगता है पर्यावरण का कोई मुद्दा कोई अधिकारी देख रहा है, या कोई भी ऑफिस है, तो उसको भी आप रिप्रेजेंट कर, जैसे नगर निगम को आप रिप्रेजेंट करते, सीधा नगर निगम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शहरों से ही मलबा जो निकलता है वही नदी में जाके गिरता है। आप दो अथॉरिटी को सबसे पहले आप बातचीत करेंगे, लिखित रूप में रिटन कंप्लेंट फाइल करेंगे, उसके बाद आप माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में PIL दाखिल कर सकते हैं, जनहित याचिका, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आप दाखिल कर सकते हैं। तब उसमें सरकार का जवाब आएगा कि इससे संबंधित पूर्व में कोई मुकदमा अगर पेंडिंग होगा तो वो उसी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है दिल्ली में, अगर वहाँ कोई मुकदमा चल रहा है तो उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा ट्रांसफ़र करके। अगर कोई मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है तो वहाँ भेज दिया जाएगा। अगर इस संबंध में कोई भी मामला लंबित नहीं है तो आपकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका के द्वारा कर ली जाएगी। उसमें सरकार से और जो है जवाब मांगा जाएगा, उसमें मुख्यतः जवाब जो है भारत सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इसमें भारत सरकार को ही पार्टी बनाई जाएगी? भारत सरकार को ही पार्टी जरूर बनाया जाएगा। भारत सरकार ही इसमें मुख्य
जो है पार्टी रहेगी इसकी साफ़ सफाई के लिए, उत्तर प्रदेश भी रहेगी, स्टेट पार्टी भी रहेगी, नगर निगम भी पार्टी रहेगी। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो कार्यकारिणी जो होती है वो भारत सरकार की होती है। जी 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 महेश जी, दूसरा प्रश्न हम ये जानना चाहते हैं कि आज इन दिनों काफ़ी चर्चा है, ऐसा लग रहा है कि संसद और न्यायपालिका के बीच में लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। जी जी और अभी कल ही जो है बीते हुए कल राष्ट्रपति जी का जो जी जी कमेंट आया था जी जी कि न्यायपालिका को अपने सीमा में रहना चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या? जी जी इसके ऊपर एकदम स्पष्ट पूरी न्यायपालिका एकदम स्पष्ट रूप से खड़ी है। तमाम हमारे अधिवक्ता भाई और माननीय उच्च न्यायालय के हमारे माननीय जजेस और सब लोग स्पष्ट रूप से सब जानते हैं जो कानून के जानकार हैं। दरअसल जो श्रीमान उपराष्ट्रपति जी हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, उनका जो बयान आप देखेंगे, उनका वक्तव्य जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि ये बयान उन्होंने उस समय दिया है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है। उनको ये बयान देना नहीं चाहते। इससे सीधा सीधा साफ नज़र आता है कि वो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धमकाने की जरूरत है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जानकारी के लिए वो भी अधिवक्ता रहे हैं और उनको माननीय न्यायालय के द्वारा अभी संरक्षण मिला है। उनको भी बहुत सारे विषयों में माननीय न्यायालय द्वारा संरक्षण मिला, तब जाकर वो आज इस पद तक पहुँचे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा उनको, अगर वो कानून के जानकार है तो हमारे भारतीय संविधान में लिखा है आर्टिकल 142 में कि उनको